अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान को गुड मॉर्निंग इसलिए कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान को जिंदा रखने वाले इदारे और लोग भी पाइंदाबाद। बड़े अच्छे से आगाज़ करेंगे क्योंकि अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही हैं। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि चेंज आया है पाकिस्तान की। जो इस वक्त क़यादत है ना, वो उसमें कुछ एक अलग ही किस्म की एनर्जी आ चुकी है। आपने देखा कि बारिशें भी हो रही हैं मुल्क भर के अंदर, फिर कराची का भी जो हाल था, वो तमाम चीज़ें एक तरफ हैं, एग्जिस्ट करती हैं। इकोनॉमी डिस्टर्ब है, पेट्रोल की प्राइसेस अभी नीचे नहीं आई हैं। ये तमाम चीज़ों के बावजूद मुझे अंदर से अच्छा अच्छा फील हो रहा है, बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ मुस्लिम, कि हम दुनिया के अंदर बहुत सर उठाकर चलने के काबिल हो गए। एग्जैक्टली पाकिस्तान जो है ना इंटरनेशनल एरेना में इस वक्त बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। और जो है पाकिस्तान इस वक्त जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस हैं वो भी आज मीटिंग के लिए आएंगे। और पाकिस्तान के साथ सर जोड़ कर बैठेंगे और इंशाल्लाह कोई मुस्बत इससे नताइज अखज़ हों। मेरी यही दुआ है कि आगे सब अच्छा हो जाए, अगर इसराइल और अमेरिका भी इस चीज़ पर एग्री करें तो। बिल्कुल इंशाल्लाह। जब आपने देखा कि पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने दरख्वास्त की, सबसे पहले ईरान से बात की, क्योंकि ईरान फ्रंट लाइन वॉरियर है और हमेशा रहा है और आगे भी जो है वो इसी तरह उसका बिहेवियर रहेगा पॉजिटिवली। तो पहले ईरान से बात की ना, कि ईरान ने कहा कि ठीक है, हम 2 हफ्ते के लिए इस रास्ते को, ब्लॉकेज को ख़त्म कर देते हैं। अब आपने करनी है अमेरिका से बात, और अब आपने करनी है इसराइल से बात, क्योंकि अमेरिका के हाथ में सारी गेंद है ना। लेकिन तो मसला ये है ना कि ईरान दोबारा से ये ब्लॉक करने पे लेबनान की वजह से जी वो ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि लेबनान जो इसके मुआहदे में एक अहम नुकात था, लेकिन उस नुक्ते को नहीं ज़ेरो गौर लिया गया। इस वजह से वो दोबारा बंद हो सकता है, हालात कशीदा भी हो सकते हैं। तो आज जो मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आई एम होपफुल कि पाकिस्तान के पास सम अदर कुछ, उनके पास ऐसे पैतरे हैं पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के पास और मिलिट्री क़यादत के पास, कि जो आज हो सकता है सरप्राइजिंगली सामने रखे जाएं। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़ बता दूं, कराची के हवाले से मैचेस कराची शिफ्ट हो रहे हैं, तो कराची के अंदर जितने भी लोग देख रहे हैं ना, अच्छी बात हम जो है वो बाद में बताएंगे। अभी 2 दिन और है, क्या बता रहे प्रोड्यूसर साहब? ठीक है, 2 दिन हो चुके हैं और ट्रैफिक की जो सूरत हाल है ना, उस पर ज़रा अपडेट कर दूं, क्योंकि इस्लामाबाद भी इस वक्त फुल जैम हो चुका है, बैठक लगने जा रही है। कराची के अंदर ट्रैफिक की जो सूरत हाल है ना, वो बढ़ गई है। तो इसलिए अपना ख्याल रखें। और कराची के अंदर बारिशें जो हुई थी, सड़कें वैसी ख़राब थी, तो इसलिए ज़्यादा ख्याल रखें कि जहाँ ट्रैफिक अगर नज़र आ रहा है ना गूगल मैप के ऊपर, वहाँ से इज्तनाब करें। बस ये बातें आपको बतानी थी। अब शुरू करेंगे तरीके से अच्छी बातों से आवर फॉर्मेट ऑफ द शो। सबसे पहले अच्छी बात से आगाज करेंगे, और आज की अच्छी बात जो मैं आपसे शेयर करने चाह रही हूँ वो ये है कि जो आपकी साफ और अच्छी नीयत है ना, वो ज़िंदगी के हर शोबे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो इंसान की शख्सियत है ना, उसमें एक बुनियादी सुकून की हैसियत रखती है। यानी कि अगर आपका इंटेंशन क्लियर है, आपकी नीयत खालिस है, तो वो इंसान के हर अमल की जो रूह है ना, उसको यानी कि आपकी जो हर अमल की एक एसेंस है, उसको ये मजबूत करता है। क्योंकि नियत ही वो बुनियाद है जिस पर ईमानदारी भी होगी, सच्चाई भी होगी, इखलास का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो जब इंसान के दिल में नियत साफ होती है, तो वो ना सिर्फ अपने काम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है, बल्कि उसके हर अमल से दूसरों के दिलों में भी एतमाद और एहतराम और मुस्बत एहसास पैदा होता है। क्योंकि हर कोई कहता है हाँ यार, मतलब आपको हर कोई एतबार कर लेता है कि हाँ यार, इसकी अच्छी नीयत है, ये हमेशा साफ दिल से काम करता है। तो अच्छी नीयत के बगैर किसी भी कामयाबी की कदर आर्जी और गैर मुस्तहकम रहती है। क्या ज़बरदस्त आज आपने अच्छी बात बताई है। आई एम सो हैप्पी कि आपने जो है वो शख्सियती जो खाका होता है ना, रोजाना उसकी चीज़ें कहते हैं ना, अमल का दारोमदार नियत पर है। तो ये वही नियत है, यानी कि आपका कोई भी अमल हो, उसमें आपकी अगर नियत खालिस है, आप अच्छे इंटेंशन के साथ चल रहे हो, तो उस पर आपको अजर भी मिलेगा और दुनिया में भी आपके लिए मामला। डॉक्टर अफशीन के मुताबिक एक अच्छा इंसान जो है ना, पिछले 4 से 6 महीने के अच्छी बातों के सेगमेंट उठा के देखें मॉर्निंग शो के अंदर, तो अगर वो सारी चीज़ें एक बंदे में आ जाए ना, तो वो बड़ा आइडियल बन जाएगा ना। कभी हम बात करते हैं बहादुरी पे, कभी हम बात करते हैं खामोशी पे, कभी हम बात करते हैं नीयतों पर। नीयत की अगर बात करें ना, तो सबसे डेप्थ में अगर जाते हैं, एक ही जुमला है कि आप जब रोज़े महशर खड़े होंगे ना, तो आपकी नमाजें, आपके सजदे, आपकी ज़कात, आपके अच्छे मामलात, आपकी नेक नियति, सब चीज़ें पीछे रह जाएंगी। सिर्फ आपसे पूछा जाएगा ये अमल तुमने किया था, इवन हज भी किया था तुमने ज़कात भी दी थी, तुमने लोगों की मदद भी की थी, नीयत तुम्हारी क्या थी? तो नियतों का जो दारोमदार है ना, तो वो सामने रखा जाएगा। डे ऑफ जजमेंट का भी सारा ताल्लुक सिर्फ नीयत पर डिपेंड करता है कि आइदर आपने रिजल्ट कुछ भी आए,
नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि जितना भी आप तरक्की कर लें, अगर इसके किसी के दिल में साफ नहीं है ना नीयत और बुग़्ज़ रखा हुआ है, उसकी कामयाबी पर पूरा पानी फिर जाता है मुकम्मल तौर पर। इंसान जो है ना जितना भी तरक्की कर ले, जिस इदारे में भी हो, जिस शोबे में भी हो, अगर उसकी नीयत उसके काम के लिए या लोगों के लिए उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं, तो उसके किसी भी काम का ना कोई उसको अजर नहीं मिलने वाला। क्योंकि इसके बरक्स जो है, जब नीयत आपकी साफ़ हो और हर अमल में इखलास शामिल हो, तो इंसान छोटे से छोटा काम भी करे ना, छोटी सी कोई नेकी भी करे, उसका भी मस्बत मतलब रिजल्ट निकलता है। तो चाहे वो आप मतलब आपके वो सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हो, या आप तालीम का शोबा उठा लें, या कि कोई बिजनेस है, या आपके पर्सनल रिलेशंस हैं, हर जगह नीयत की खुलूस जो है ना वही बुनियाद है असल कामयाबी की। अच्छा, ज़िंदगी की अगर बात करते हैं ना, अलाइव, तो जिंदा लोग हैं हम, कुछ मुर्दा भी होते हैं, ज़िंदगी के अंदर ही मर जाते हैं, तो वो फिर सिर्फ जिस्म रह जाता है खाली, उनके अंदर से रूह चली जाती है। तो ज़िंदगी की जो पेचीदा हालात होते हैं ना, उसमें भी नीयत की सफाई बड़े इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि दुरुस्त फैसला करने के अंदर आपको जो एक लाइटन अप करती है ना, तो जो बल्ब का काम करती है, LED का काम करती है, वो नीयत होती है। नीयत आपको बताएगी कि अगर यू वांट टू गो इन द ब्लैक एरिया और यू वांट टू गो इन द वाइट एरिया, देयर इज नो ग्रे एरिया। मैं हमेशा कहता हूँ, तो नीयत या तो हाँ में होगी या तो ना में होगी, या तो अच्छी होगी या तो ख़राब होगी। नीयत डगमगाती नहीं है। इंसान को अंदर पता होता है कि इसने ये काम किया है, इसने इसकी इसलिए तारीफ़ की है, इसकी वजह ये हो सकती है। बिल्कुल। और साफ़ नीयत का हामिल जो इंसान होगा, उसके अमल में आपको खुद ही एक खासियत नज़र आएगी जो उसे दूसरों से मुमताज़ बनाएगा। और यही वजह है कि ज़िंदगी में हर कदम पर नीयत की सफाई को बरकरार रखना इंसानी तरक्की और अखलाकी बुलंदी के लिए नागुज़ीर है। और नीयत के खुलूस जो है ना, वही आपको अच्छा दोस्त भी देते हैं, अच्छे रहनुमा भी देते हैं, हर कदम पर आपके लिए जो है ना मोहब्बत, सुकून और इंसाफ का पैगाम फैला। वाह भाई, एक जुमला मेरे जो है वो ऊपर से उतर गया है, तो वो जुमला मैं आपको दिए देता हूँ, क्योंकि आपने जुमला कहा, उस जुमले से मैंने कनेक्टिंग पकड़ा एक जुमला। अच्छा। सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है ना? तो निस्फ सफाई कर लीजिए, निस्फ सफाई क्या कर लीजिए? नियतों की सफाई कर लीजिए, नियतें साफ कर लीजिए, आधा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, उनसे आधा ईमान और मुकम्मल कर लीजिए, बेहतरीन इंसान बन जाएं। और जल्दी से टांग लीजिए बस्ता और नाप लीजिए रास्ता, क्योंकि हम चढ़ने जा रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन के अंदर। और मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन बहुत तेज़ चलना शुरू हो गई है, क्योंकि आलमी जो तेल है, जो पेट्रोल है, प्राइसेस कम हो गए। अब हमने ज़्यादा हाई ऑक्टेन वाला पेट्रोल डलवा लिया इस मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन में। सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस मैं और डॉक्टर अफशीन जो है वो खिड़की से देख रहे हैं, बोगी से निकल के ना, जो ट्रेन की बोगी होती है, तो सीधा नजर आ रहा है अमेरिका और ईरान। अमेरिका और ईरान की जंग पर बात करते हैं। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। पाकिस्तान की मेजबानी में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात आज और कल इस्लामाबाद की सरजमीन पर होंगे, और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज और अहम मरकजी जो मरहला है वो हफ्ते को होने जा रहा है। क्यों? अच्छा, बिल्कुल। और आपको पता है ये सब लोग हम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस, अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, वो मुज़ाकरात में शामिल होंगे। जबकि ईरान की नुमाइंदगी के लिए वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर जो है बाक़िर ग़ालिबाफ वो करेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मुकाम का दौरा भी किया है, जहाँ उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया है। और साथ ही वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िम उमूर नेटली बेकर की भी मुलाकात हुई है। और मोहसिन नकवी ने कहा है कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और कुशनर पाकिस्तान के मेहमान खुसूसी हैं। और तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि बंद कमरों में हसास बातचीत होगी और डील वही करेंगे जो अमरीका के बेहतरीन मुफाद में होगी। यानी कि इन कैमरा जो इजलास होगा उसमें बहुत सीक्रेसी रखी जाएगी। इसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो शाया नहीं किए जाएंगे, वो आवाम तक नहीं पहुंचाए जाएंगे। सीक्रेसी बरकरार रखी जाएगी उसकी, और जो भी मामलात होंगे वो अमेरिका के मफाद वो तो खैर उसने कहना ही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज़ और बता दें आपको, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान के साथ अमन मुआहदा करीब हो सकता है और पेशरफ्त पॉजिटिव समत में भी जा सकती है या जा रही है, जबकि इजराइल भी अपने हमले को कम कर देगा। अमरीकी मीडिया ने इस बात को कोट कर दिया है कि इंटरव्यू के अंदर सदर ट्रंप ने कह दिया कि इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात के हवाले से बहुत उम्मीद है उन्हें, होपफुल नज़र आ रहे हैं। उनकी तमाम नज़रें इस वक्त अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी की जो नज़रें हैं ना, और उसकी मिलिट्री की जो नज़रें हैं, वो पाकिस्तानी क़यादत के ऊपर हैं कि पाकिस्तान किस तरह से होस्ट करता है इस पूरी सिफारती कोशिश को, और पाकिस्तान का इसमें मौक़िफ़ क्या होगा। क्योंकि आर्गूमेंट्स हो रहे होंगे ना, कन्फ्रंटेशन जब होगी, एक तरफ ईरानी बैठे होंगे, एक तरफ अमेरिकन बैठे होंगे, दूसरे मुस्लिम मालिक बैठे होंगे, आर्गूमेंट्स होंगे, कन्फ्रंटेशन होगी। उस कन्फ्रंटेशन के अंदर पाकिस्तान का एक एक जुमला और पाकिस्तान किस जुमले पे किस साइड जाता है
वो बड़ा इंपॉर्टेंस वो बहुत रखता है। important असल बात ये है। और जो भी सफारती कोशिश है, उम्मीद है वो जल्द कामयाबी के नताइज देंगे और ख़ित्ते में कशीदगी में भी कमी मुतवक्के है इससे, और इसराइल भी अपने हमले कम करेगा। इस के बाद ये कहना है, सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरानी क़यादत भी जो है वो मुज़ाकरात में माकूल रवैया इख्तियार किए हुए है, ताहम अगर मुआहिदा ना हुआ तो सूरत हाल तकलीफ दे हो सकती है। मतलब मुआहिदा यही वो चाह रहे हैं कि 10 पॉइंट्स तो दे दिए ईरान ने, अब इस मीटिंग में जो अमेरिका वो अपने मफाद को सामने रखते हुए मुआहिदे पे पुश करना चाह रहा है ईरान को, इन सबको। और उस मुआहिदे को अगर नहीं उस पर कोई हामी भरते हैं वो लोग, तो सूरत हाल तकलीफ दे हो सकती है। ये इंडिया दे दिया है सदर ट्रंप ने, और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त हो रही है और दोनों जानिब से संजीदगी भी दिखाई जा रही है जो मुमकिन अमन मुआहिदे की राह हमवार कर सकती है। अच्छा, ईरान की मैं एक बात बता दूं कि ईरान ने पहले भी 10 नुकात सामने रखे थे, अब 10 या 15 वो हो गए हैं। लेकिन बात ये है कि ये अभी तक किसी को पता नहीं है कि वही 10 दोबारा से आगे रखे हैं। पाकिस्तान के जो सिफारती पहिए हैं ना, उनके साथ इस टेबल को आगे भेजा है, या फिर कुछ चेंजेस लेकर आए हैं। ये अभी सेगराज में रखी गई है, आज बात वाज़ेह हो जाएगी। कुछ नाक़िदीन हैं, कुछ राय जो है वो अपनी दे रहे हैं कि ये वही नुकात हैं, पहले मानने से इनकार किया, अब ये जो है वो मान रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, सेटन याहू की बात कर लेते हैं। असल फसाद की और मसले की जड़ ही यही है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, इन्होंने लबनान के साथ मुज़ाकरात का इंदिया दिया है अभी, ठीक है, लेकिन हमले अभी भी वो जारी रखे हैं। इन लोगों का तरीक़ाकार ही यही है कि मुज़ाकरात की बात करते हैं, हमले भी कर रहे होते हैं साथ में, तो इस तरह से तो कोई मुज़ाकरात नहीं होते। बहरहाल सोशल मीडिया पे जारी बयान है, वज़ीर आज़म जो इसराइली हैं उन्होंने कहा है कि लबनान की जानिब से बार बार मुज़ाकरात की अपील पर काबीना को मुज़ाकरात शुरू करने की बराह रास्त हिदायत की है, और मुज़ाकरात का महवर हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना और इसराइल के साथ अमन पर मबनी ताल्लुकात का क़याम है। दूसरी जानिब जो लबनानी सदर हैं जोसेफ ऑन, उन्होंने कहा है कि इसराइल और लबनान में बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मौजूदा कशीदा जो सूरत हाल है ना नाज़रीन, वो वाहिद हल इसराइल के साथ फौरी जंगबंदी ये बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जिस पर अब तक मस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है, जबकि सदर जोसेफ ऑन ने भी जोर दिया कि खित्ते में अमन के क़याम के लिए कशीदगी का जो खात्मा है वो ज़रूरी है। और अब देखना ये है कि लेबनान के अंदर जैसी जंगबंदी हुई थी ईरान और अमेरिका वॉर की और इसराइल वॉर की, तो फ़ौरन से लबनान के ऊपर इसराइल ने हमला किया, जिसका ये नुक्ता शामिल है 10 नुकाती एजेंडे के अंदर कि आप लबनान के अंदर भी ये वॉर को जो है ना ख़त्म करेंगे। एग्जैक्टली। बहरहाल जो जंगबंदी है उसके इत्तेफाक राय में लबनान शामिल है, ये ऑब्वियस है, और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के नुमाइंदे ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। और अरब मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है उसमें पाकिस्तानी नुमाइंदे ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की इत्तेफाक राय में लबनान में दुश्मनी के खात्मे का नुक्ता भी शामिल है। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी नुमाइंदे ने यह कहा है कि नहीं जानता कि लबनान में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का खात्मा किया जाएगा या नहीं, और वो नहीं जानते कि इस बारे में क्यों कन्फ्यूजन है। मतलब ये बात वाज़ेह तौर पर जंगबंदी इत्तेफाक राय का हिस्सा थी, अब क्यों इसको जो है ना ब्रीच कर रहा है इसराइल। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत सारे सवालात हैं। ये सारे सवालात आज जवाबात की सूरत में इख्तियार कर जाएंगे, और जवाबात जो है वो अब दुनिया ने देने हैं। सवाल पाकिस्तान करेगा, और वो सवाल जो अरसे दराज से अनआंसरेबल थे ना, नाउ वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट ऑल द आंसर्स। और हो सकता है कि इस टेबल के ऊपर ना और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाएं। अब डिस्कशन का हिस्सा तो ये तमाम चीज़ें बन जाएंगी, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता, मुझे ज़रा दोबारा बता दें प्रोड्यूसर साहब, ताकि हम उसको कंटिन्यू करें। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, हमें इजाज़त मिल गई है इस बोगी से अगली बोगी में जाने की। लेकिन एक जुमला मुझे यहाँ पर कहना है, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, ज़रा गौर कीजिएगा। इस मुल्क में एक क़यादत है जिसका नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनी, दूसरी जो है वो पीएम शिप है जो मुल्क के सरबरा हैं शहबाज शरीफ साहब। अब माजी के अंदर ना ये कहा जाता रहा कि 70% जो है वो बजट जो है वो ये फ़ौज ले लेती है, ये चीज़ें कर लेती है। अब एक टोला है वो निकल कर आया उभर कर, कह रहा है नथिंग हैड हैपेंड, ये तो खुद ब खुद हो गया। और पड़ोसी मुल्क कह रहा है, नरेंद्र मोदी कह रहा है कि ये तो चापलूसी करता है। अब उनके लिए एक जवाब है, 70 सालों से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और 70% बजट आप कहते हैं लेती है, तो ये इस फौज ने और इसके लोगों ने, इस मुल्क में रहने वाले सिविलियंस ने और यूनिफॉर्म पर्सनस ने इस बजट को कहाँ यूज़ किया? अबाबिल बनाया, खालिद बनाया, आपके जो है वो जितने मिसाइल्स हैं वो बने हैं, न्यूक्लियर पावर बनाया उसको, और आज इसी फौज से
पूरी दुनिया इसी हुकूमत से पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि कहीं मुज़ाकरात हो जाए सऊदीया के साथ अमन मुआहिदा किया। अब दूसरे मुस्लिम मालिक कह रहे कि छोटा मोटा मुआहिदा खुदा के वास्ते हमारे साथ भी कर लो, हमारी जान भी बच जाए। तो उस पर तनकीद करने से पहले सोचिएगा कि आप जो है वो क्या कह रहे हैं और किसकी सालमियत के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, हेल्थ सेगमेंट की तरफ चलते हैं और आज बात करेंगे मंकी पॉक्स की, जो एक वायरल बीमारी है और आजकल बहुत आम होने जा रही है। और अभी जो बकरीद आएगी उसमें ज़ाहिर है आप जानवरों को घर लाएंगे, तो जानवरों से ये इंसानों में मुंतकिल होती है, लेकिन बाज़ सूरतों में इंसान से इंसान में भी फैल सकती है। और इस बीमारी की अलामत में बुखार, जिस्म पर दाने या छाले या जिस्मानी दर्द या सर दर्द और शदीद कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है। और अगर रिसेंट ईयर्स में बात की जाए मंकी पॉक्स के केसेस दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में रिपोर्ट होने के बाद ये आलमी सतह पर एक इसको तवज्जो दी जा रही है। और माहिरीन सेहत के मुताबिक अगर ये बीमारी आमतौर पर खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, ये ज़्यादा उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। और बर वक्त इसका डायग्नोसिस, एहतियाती तदाबीर और मुतासर अफराद से डिस्टेंस रखना इसके फैलाव को रोकने में यहाँ तक तो ठीक है, हमने तो आपको बता दिया। अब ये बात करते हैं हम एक्सपर्ट से और मालूमात हासिल कर लेते हैं कि भाई मंकी पॉक्स जो है वो किस हद तक फैल रहे हैं और सिम्टम्स कैसे होते हैं। गालिबन हमें गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर अस्सलाम यूनुस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग मैं आपके फैंस को और हमारे व्यूअर्स को भी बता दूं, जरा डॉक्टर साहब की स्क्रीन दिखाएं, एक दफ़ा फिर दिखाएं, बोलने दे मेरी आवाज़ आने दे डॉक्टर साहब की स्क्रीन। हाँ, ये डॉक्टर साहब इस वक्त जो है वो हॉस्पिटल के अंदर हैं और अपने यूनिफॉर्म के अंदर हैं और पेशे से ये दिल का इलाज करते हैं, दिल वाले हैं और दिल की बातें करते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। लेकिन हमने ज़रा मंकी पॉक्स के ऊपर इनका एक्सपर्ट एनालिसिस इसलिए लेना ज़रूरी समझा क्योंकि बड़ा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स को आम लफ्ज़ों में समझा दें, आम सा सवाल है, आम सी बात है, और इस आवाम के लिए क्या कहेंगे आप? जी बिलाल भाई, देखिए सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो हमसे रुजू कर रहे हैं वो उस तरह परेशान हो रहे हैं कि क्या ये कोविड की तरह तो नहीं फैल जाएगा या उतना खतरनाक तो नहीं है। तो पहले ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। जिस तरह स्मॉल पॉक्स वायरस आया था 1980s में, तो इसी तरीके से ये मंकी पॉक्स अभी आता है हमारे पास। इसका ये कोई नया वायरस नहीं है, पुराना वायरस है। 1958 में ये मंकी की कॉलोनी में आया था और 1979 में ये 9 मंथ के बच्चे के अंदर पहली दफ़ा डायग्नोज हुआ था। अच्छा, इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है ना, ये ज़्यादातर 99% छोटे बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है, और वो बच्चे जो कि मेल नर्वस होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो जो जितने भी बच्चे हैं छोटे, उनको हमारे एक इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो हर किस्म के वायरस से बच सकें। अभी जो 14 केसेस हमारे पाकिस्तान में डायग्नोज हुए हैं, उनमें 5 बच्चों की जो मोर्टेलिटी हुई है, मतलब इंतकाल हुआ है, उनमें वो बच्चे थे जिनकी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा वीक थी और बहुत ज़्यादा बच्चे कमज़ोर थे। अब इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये ट्रांसमिट कैसे होती है। देखिए, ये ट्रांसमिट एनिमल्स टू ह्यूमन्स में होती है और ह्यूमन्स टू ह्यूमन्स में भी होती है। ह्यूमन्स टू ह्यूमन्स में जो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके जरिए भी हो सकती है और स्किन कॉन्टैक्ट के जरिए भी हो सकती है। अच्छा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्किन कॉन्टैक्ट के जरिए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि बुखार तो बहुत लोगों को होता है, इसके फीचर्स क्या डिफरेंट होते हैं। लेकिन कभी भी किसी को मंकी पॉक्स का वायरस लगेगा तो पहले तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आप कोई इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब है कि आप कोई ऐसे पर्सन के साथ मिले जिसको मंकी पॉक्स था, तो 6 से 14 दिन तक तो आपको कोई अलामत ही नहीं आएंगी, सिर्फ वो वायरस आपके अंदर मुंतकिल होगा और 6 या 14 दिन के बाद तो अलामत आना शुरू होंगी। 6 या 14 दिन के बाद, यानी कि 2 हफ्ते लग सकते हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद जो पहला सिम्टम्स आता है वो आता है फीवर का, बुखार होगा और जिस्म में बहुत ज्यादा सर्दी और दर्द, शदीद दर्द की शिकायत लोग करते हैं कि भाई दर्द हो रहा है, जिसके साथ सीरियस सर का दर्द, बहुत ज्यादा सीरियस सर में दर्द की शिकायत होगी। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो आपका जो लीजन बनेगा वो समझने, क्योंकि देखिए लोगों को वैसे भी दाने होते हैं, जो लीजन बनेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक खत्म होनी चाहिए। पहले वो फ्लैट होगा, रेड रंग का, ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा सा उसमें उभार आएगा, रेस्ड होगा और फिर वो ब्लिस्टर बन जाएगा। ब्लिस्टर का मतलब जैसे उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और इसके साथ भी जिस एरिया में वो होगा, ज़्यादातर ये फेस पे होता है और जेनेटल्स एरिया में पाया जाता है, तो जो एरिया में होगा उसके जो साइड में लिप नोड होते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी गुठलियाँ बनती हैं। आपको फील होगा कि हाँ ये ना मुझे घुटनियाँ फील हो रही हैं, जिसम में जेनेटल्स एरिया में दोनों टांगों के बीच में आपको लगेगा छोटी छोटी घुटनियाँ फील हो रही हैं। तो अगर इस तरह की अलामत हो कि आपको कोई दाना निकले और उसके साथ घुटनियाँ भी फील होने शुरू हो जाए, तो मोस्ट लाइकली
ठीक है डॉक्टर साहब हमारे साथ अगर ऑनलाइन है सो कंटिन्यू कीजिएगा। एक सवाल यहाँ पर कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ने इतनी सारी चीज़ें एक साथ बता दी कि वो घुटलियाँ निकल आती हैं, वो दाने निकल आते हैं, और फिर ये एक सवाल मुझे यहाँ पर जैसे ज्वाइन करेंगे प्रोड्यूसर साहब बता देंगे हमें। अच्छा डॉक्टर अरसलान ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर अरसलान ये बताइए कि ये जो मर्ज है ये इसका ड्यूरेशन क्या होता है, कब तक ये वायरस रहता है जिस्म में, और क्या इसमें क्वारंटीन भी किया जाना चाहिए पेशेंट्स को? देखिए इसमें इसका पीरियड होता है, ये खुद ही सेल्फ रिकवर हो जाता है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, 4 वीक्स लेता है वो रिकवरी के लिए। क्वारंटीन की ऐसा जरूरत नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं होता, लेकिन जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है ना, अब जो हमारे यहाँ एक ही ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली है तो ज्यादा बच्चे एक ही बेड पे 3-4 बच्चे साथ में सोए, अगर किसी भी बच्चे को इस तरह का कोई रीजन स्किन के ऊपर नजर आता है तो उसका एटलीस्ट बेड तो आप सेपरेट कर दीजिए, उसके जो कपड़े यूज करता है, जो टॉवल यूज करता है, वो तो आप सेपरेट कर दीजिए ताकि वो दूसरे से कॉन्टेक्ट से बच सके। ऐसा क्वारंटीन की जरूरत नहीं होती कि बहुत ज्यादा को खास क्वारंटीन करें ऐसे पेशेंट्स को, लेकिन ऐसी जो कॉन्टेक्ट की चीजें ना वो आप बचा लें। और बच्चे का सभी लोग जितने भी हैं ना उनकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। देखिए कोविड में भी वही लोग ज्यादातर अफेक्ट हुए थे जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक थी, और हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो ज्यादातर जो होते हैं कुछ मेनोरिश होते हैं, जैसा अच्छी नहीं खाते, तो उसमें ज्यादा है। अभी ज्यादा अलार्मिंग जो है ना ये मंकी पॉक्स के जो है वो जैसे कि अभी बकरीद आ रही है और जो एनिमल जो है ना वो हमारे पूरे शहर में आ जाएंगे। Exactly. तो प्लीज जितने भी हमारे नाज़रीन हैं देखें, जो जानवर आप नहीं पहले तो उसका अच्छा से मुआयना करने के उसके जिस्म पे दाने तो नहीं है, और अगर नहीं भी हैं दाने तो फिर भी छोटे बच्चों को जानवरों के पास जाने से बचाएं, उनसे कहना भाई थोड़ा सा डिस्टेंस रखे दूसरे से, देखो बच्चे वही जानवर को प्यार करते हैं। अगर जानवर आते हैं घरों में तो ऑब्वियसली बच्चों की उनसियत हो जाती है, उससे गले भी लगते हैं, बकरे होते हैं या फिर गाय होती है तो उसके साथ उठते बैठते हैं, सोना तक जो है वो अपना बिस्तर बिछोना जो है वो गाय के सामने गली में लगा के बैठ जाते हैं बच्चे। तो ये तो कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बच्चों को दूर रखें, वो जाएंगे जहाँ नज़र, चूंकि सबसे तेज़ रफ्तार जो चीज़ होती है ना इस वक्त शय जो है लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़, वो हमारा अपना बच्चा होता है जो एकदम निकल जाएगा और वो जाके उसको गले लगा लेता है। अच्छा गाय भी कुछ नहीं कहती, हमें टकरे मारती है, उसे कुछ नहीं कहेगी वो। मसला ये नहीं कि जाने से रोकें, ये बताएं कि क्या अगर जाते हैं तो सैनिटाइजेशन का अमल रखें, सैनिटाइज करें खुद को प्रॉपर, ये भी इस पर जरा कमेंट करें प्लीज। बच्चे जो है ना वो पूरे साल इंतजार कर रहे होते हैं कि जानवर आएंगे, और उसके बाद जब वो आते जाए उनको रोकना मुश्किल होता है। उसके लिए बेहतर ये है कि देखें जब भी जानवरों के पास जाए उनको चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आके अच्छी तरह साबुन से हाथ धोएं, अच्छा है कि शावर ले लें बच्चों को और उनको नहला दें, और जो कपड़ों से उनका कॉन्टेक्ट हुआ उसको चेंज कर दें, ये एहतियात तो जरूरी है। और ये भी एहतियात करेंगे ज्यादा उनके करीब ना जाएं, देखें ठीक है जानवर आए थोड़ा सा डिस्टेंस रख के देखेंगे ना तो ज्यादा कंटेमिनेशन से बच जाएंगे बच्चे। और ऐसे बच्चे जो कि जिनको पहले से ही नज़ला जुकाम है या वो वीक हैं, उनका अंडर वेट है, उनको तो और ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है कि वो तो उस चीज से बच के। अच्छा अगर जानवरों में मंकी पॉक्स फैल रहा हो तो इसकी क्या अलामत होंगी, क्योंकि उनके तो फर होता है इतना, उनके पॉक्स नजर नहीं आएंगे, तो फिर किस तरह से बचाया जाएगा? देखिए सेहतमंद जानवर जो होता है ना उसको हम लोग भी जैसे जाते हैं मंडी तो उसको सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट होती है कि क्या वो खा रहा है, जानवर अपना खाना भरपूर खा रहा है और चल रहा है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जो जानवर बीमार होगा ना आपको चलाएंगे वो रिएक्शन होगा, वो चलेगा नहीं। दूसरी चीज जब उसको आप खाना खिलाएंगे तो वो खाने में ज्यादा बीमार होगा, इन्फेक्शन होगा तो वो सही से खाना नहीं खाएगा। तो जब भी जानवर आप सिलेक्ट करें तो ये नॉर्मल चीजों को हम खिला के चला के देखते हैं, और एक जनरल एग्जामिनेशन के तौर पे आप देख लें कि वो मतलब पेशाब सही कर रहा है, उसकी पेशाब की जगह या पकाने की जगह पे कोई निशान तो नहीं। इन जगहों पे ज्यादातर ये अलामत जाहिर होती है। तो कोविड की टिप्स से अगर देख लेंगे तो होपफुली कि आप जो जानवर घर लेकर आएंगे वो सेहतमंद होगा। ठीक है डॉक्टर साहब जरा इसके बारे में बता दें, कंटेजियस है ये बीमारी? जी कंटेजियस है, और क्योंकि डायरेक्ट अगर आपका कॉन्टैक्ट हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम है। इसका जो टेस्ट किया जाता है वो PCR का टेस्ट है जो कि अवेलेबल है, वो टेस्ट के जरिए हम इसको डायग्नोज करते हैं कि हाँ भाई है। ऐसा कोई इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है कि स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट हो, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है, वैक्सीन इसकी अवेलेबल है। US में जेनियस के नाम से वैक्सीन आती है जो 4 वीक्स के डिस्टेंस से लगाई जाती है।